16 channels, 15 languages, 26 states. पिछले कुछ सालों में आयोग ने सरकारी भर्तियों का ऐसा भर्ता बनाकर रख दिया है जो बहुत कसैला है, जिसे बेरोजगार और सरकार न खा पाते हैं न निगल पाते हैं। अगर किसी को उसमें स्वाद आता है तो वो है विपक्ष, वो भी जाहिर कारणों से। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बार बार परीक्षा करवाकर नौकरी देने में नाकाम रहने पर आरपीएससी सीएम गहलोत के रडार पर आया है। सीएम ने आयोग को साफ कह दिया है कि कमियां दूर करो। सवाल यह है कि क्या पुराना सिस्टम नए दौर में सफल परीक्षा करवा भी सकता है? क्या पुराना ढर्रा नए दौर के शिक्षा माफिया नकल गिरोह के सामने पूरी तरह इनकॉम्पिटेंट है? क्या पूरा सिस्टम जिसमें पुराने अब तक नाकाम रहे चेहरे भी शामिल हैं, बदले बिना लक्ष्य हासिल हो सकता है? क्या रास्ता है जो ऐसा हल दे जिसका कल हो? आज बात इसी पर। पहले ये रिपोर्ट। 18 का निकाल रहे हैं या 2000 उसके पहले के निकाल रहे हैं, मतलब बेकार से माहौल समाप्त होना चाहिए। कोर्ट में अटकी, लक्ष्य से भटकी। हमने सुझाव भेजा हुआ है कि जिनमें सीधी भर्ती होती है मात्र साक्षात्कार के आधार पर, उनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बदल दिया जाए और जहां साक्षात्कार आवश्यक है वो लगभग 12% तक सीमित कर दिया जाए। नकल पर नहीं नकेल हो जाता खेल। नौकरी की चाह, बेरोजगार भरे आह। नौकरी का सिलसिला इतना लंबा खींचता है कि लोगों में निराशा के भाव पैदा होते हैं। फिर सरकार कभी अपील करती है, कभी कुछ लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो कितना लंबा अरसा लगता है अनावश्यक रूप से। व्यवस्था बनी छन्नी, परीक्षा छलनी छलनी। बेरोजगारों से वास्ता, क्या हो भर्ती का रास्ता? और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। अशोक चौधरी जी प्रवक्ता हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ के, विनोद यादव जी पूर्व सदस्य हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, और अरुण शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत में मैं एक बात साफ कर दूं कि सिर्फ सवाल उठाने के लिए चर्चा नहीं बुलाई है, जवाब खोजने के लिए बुलाई है, और इसमें सियासत ना हो। ऐसे में जवाब सत्ता पक्ष के पास होता है, इसलिए कांग्रेस के गेस्ट हैं, और बाकी वो दो धड़े जो हमें बताएंगे कि आखिर कमियां कहां पर है। शुरुआत मैं अशोक चौधरी जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, कई बार आरपीएससी के एंड पर या आयोग के एंड पर कमियां रह जाती हैं, खामियाजा बेरोजगार भुगतते हैं। कई बार बेरोजगार खुद कुछ कमियां ढूंढकर कोर्ट तक पहुंचते हैं, खामियाजा बाकी के बेरोजगार भुगतते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कोई रास्ता जो बेरोजगार चाहते हो कि भाई ये पकड़ें, ये अपनाएं? नहीं, आपकी बात सही है। अधिकारियों की गलती, मंत्रियों की गलती, बेरोजगार भुगतते रहते हैं। आज पिछले 48 दिन से बेरोजगार आंदोलनरत है। 46 दिन राजस्थान में बैठे थे, आज पिछले 4 दिन से यूपी में बैठे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला सर कोई नहीं है आज के दिन। मांग सारी जायज है। मांग वही कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार में 3 मंत्रियों, 2 मंत्रियों ने रात को 12 बजे धरना स्थल पर आके समझौता किया था। उन्हीं मांगों को लेकर आंदोलनरत है बेरोजगार। 23 फरवरी को समझौता हुआ था। अशोक जी देखिए, सीएम ने आरपीएससी को बोला अपने प्रोसेस को सुधारिए ताकि इस तरह की स्थितियां न बने। मैं कह रहा हूं कि क्या बेरोजगारों की नजर में ऐसा कोई रास्ता है जो आरपीएससी को पकड़ना चाहिए, या किस तरह के आमूलचूल परिवर्तन को बेरोजगार चाहते हैं देखने को मिले? सर, हम तो चाह रहे हैं भर्ती का कैलेंडर जारी हो, इस डेट को विज्ञप्ति निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा, इस डेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। यूपीएससी भी कर रही है, आरपीएससी भी करना चाहिए। फर्जीवाड़ा क्यों होता है? पेपर आउट प्रकरण लीक क्यों होते हैं? क्यों पेपर आउट होते हैं सर? उसके लिए सख्त कानून बनाया, उसको अमेंड करिए, उसको लागू करिए। लेकिन बात वही आती है कि सरकार आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश निकालते लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही। मैं आपकी बात पे आता हूं, आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री जी कह रहे आदेश दे रहे लेकिन उनकी पालना कहां हो रही है? भर्तियां लंबित पड़ी हैं, 2013 से भर्तियां पड़ी आज की सरकार के अंदर। कमेटियां 2 बार कमेटियां बन गई। नरसिंह भर्ती 2013 के आज भी वो बहने जो इनके साथ 2 बार मंत्रियों ने सर पे हाथ धर के कसम खाए गए थे कि आपकी भर्तियां पूरी कराएंगे, आज वो बहने
दरदरी ठोकरे खा रही हैं। आज वो यूपी बैठी हैं, माननीय प्रियंका गांधी जी खुद एक महिला है, वो कहती हैं मैं लड़की हूं, लड़ूंगी। तो आज ही वो उनके लड़ने के लिए वो महिला वहां बैठी हैं, उनसे मिले, वार्ता करें। 2018 में प्रयोगशाला भर्ती निकली थी, वो आज तक पेंडिंग पड़ी है। पंचायत राज एलडीसी 2013 पेंडिंग पड़ी तो है। अशोक जी क्या लगता है आपको, 2012 की क्या लगता है आपको कि ये कमियां, देखिए प्रयास हुए और कमियां रह गई, या फिर प्रयास हुए और कमियां जबरदस्ती छोड़ी गई? इनमें से क्या क्या हुआ है? जबरदस्ती कमियां छोड़ी गई सर, प्रयास हुआ ही नहीं। 2 बार कमेटी बनी, कमेटी का जब मंत्रियों के निर्देशन में कमेटी बनी है, कमेटी का परिणाम तो बाहर निकले, ये भर्तियां नहीं होंगी, उसका कारण तो बताएं, रीजन तो बताएं। आज बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, आज बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है ये तो बीजेपी के ब्लैकमेल रहे हैं, ये तो बीजेपी के आदमी है, तो इनको तो बीजेपी ने भेजा है। जब बीजेपी राज में लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय तो कांग्रेस ने नहीं कहा। जब 4 दिसंबर 2018 को पवन खेड़ा, 1 दिसंबर को जब राहुल गांधी से मिले थे, उसके बाद 4 दिसंबर को पीसीसी कार्यालय में बैठ के जो समर्थन दिया था बेरोजगारों ने, पवन खेड़ा जी वहां बैठे थे, सबके सामने बैठ के समर्थन दिया था, घर घर जाके प्रचार किया था। उस समय बेरोजगार इनके थे, तब बेरोजगार किसी पार्टी के नहीं थे। आज बेरोजगार अपने हकों की मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आज बेरोजगार बीजेपी के हो गए। सर 41 दिन से जयपुर बैठे थे, मिलना चाहिए था, वार्ता करनी चाहिए थी, वार्ता के लिए कोई नहीं आया, कोई समाधान नहीं होता है, आश्वासन मिलता है। आगे भी आता हूं मैं आपके पास, कब तक लेगा सर बेरोजगार? आगे भी आऊंगा मैं आपके पास। मैं विनोद यादव जी अब आपके पास आना चाहता हूं। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आयोग या इसी कड़ी में मैं बोर्ड भी मान लूं या तमाम वो धड़े जो परीक्षाएं करवाते हैं वो इनकॉम्पिटेंट हो चले? देखिए इनकॉम्पिटेंट तो कोई नहीं, बाकायदा सबके रूल्स बने हुए हैं। अब उस रूल्स में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है तो सारा गड़बड़ हो जाता है। अब जैसे सबसे पहले तो पेपर छप गया, पेपर आ गया, एग्जाम हो गया। अब कोर्ट में केस जाने का कारण क्या है कि आपने आंसर की बनाई, आंसर की बनाई तो आपने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है, इसलिए बच्चे कोर्ट में जाएंगे। आप ऐसा काम ही क्यों करते हो जिसमें आंसर की में कोई कमी रहे? हम लोग जब बनाते थे तो बाकायदा हम पेपर सेटर पर विश्वास नहीं करते थे, हम एक्सपर्ट को बुलाते, दूसरे एक्सपर्ट को बुलाते, तीसरे को बुलाते, चारों को बुलाते, फिर बच्चों को कहते भाई सब। अब सुनो 1 मिनट में एक बात, अब सारा करके फिर बच्चों से पूछते भाई हमने ये आंसर की टेंटेटिवली आंसर की बनाई है, इसमें आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ विद रेफरेंस आप हमारे साथ आओ और हमें बताओ, शेयर करो हमारे इस आंसर की बनवाने में। तो फिर उनसे पूछते, तो फिर उन्होंने बच्चे बताते साहब ये आपने गलत क्वेश्चन बनाया है, तो उसको हम दोबारा एक्सपर्ट को बुला के फिर दोबारा उसको सही करते। अब होता क्या है कि जल्दबाजी में कर रहे हैं काम, सरकार का दबाव है, निकालो निकालो फटाफट करो। भाई कहीं ना कहीं कमी कोई नहीं रही है, बच्चों को पूछ लो क्या दिक्कत है उसमें, ट्रांसपेरेंसी। या तो ये बच्चों को पूछते नहीं, बेरोजगार क्यों इतना हो रहा है। विनोद जी दो बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे प्लीज मेरा साथ दीजिए और मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि बात सिर्फ आंसर की या आंसर शीट की वजह से तो है नहीं, अब पेपर आउट हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो बच्चे नहीं उठा सकते, है ना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या आयोग के चेहरे हैं, अगर उनको ये बोला जाएगा कि जल्दी काम करो तो वो जल्दी काम नहीं कर सकते, मतलब दुनिया की गति से नहीं चल सकते, क्या ये निष्कर्ष निकाले? नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनो, उसमें चाहे आपके 2 दिन ज्यादा लग जाएं, लेकिन ऐसा है कि एक बार कोर्ट में भर्ती चलेगी तो आपको 6 महीने 7 महीने 12 महीने भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसा कोई कॉलम क्यों छोड़ते हो जिससे बच्चे कोर्ट में जाए आंसर की के लिए? एक बात ये तो आंसर की का हो गया साहब। अब चलो अपन ने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट बनाने में आप रिजल्ट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल सब बच्चों से कहो कि भाई हमने ये कॉपियां जांची हैं, इस तरीके से जांची है। हर बच्चा ऐसा सिस्टम हमने डेवलप किया था कि हर बच्चा एक दूसरे को कॉपी को देख सकता है, मतलब वो ऐसा सिस्टम बनाया था। ये अशोक चौधरी बेरोजगारों के नेता बैठे हैं, इनको तो मालूम है, क्यों भाई बनाया था कि नहीं अशोक जी उस टाइम में सारा ऐसा सिस्टम सिलेक्शन बोर्ड में। और लेकिन बच्चे भी ऐसे सेटिस्फाई थे, लेकिन कहीं ना कहीं कमी ही रहे। अब जैसे बच्चों में कई भ्रांतियां आती है, प्राइवेट स्कूलों में ऐसा है। पेपर आउट तो देखिए, पेपर सिर्फ चेयरमैन की होती है, मेंबर्स और किसी सेक्रेटरी, किसी को पता नहीं रहता पेपर का। हमारे टाइम में तो कोई पेपर आउट नहीं हुआ, और सिस्टम जब कोलैप्स हो जाता है
तो पेपर आउट होता है। सिस्टम कहाँ कोलैप्स होता है? इनकॉम्पिटेंट हुआ ना आरपीएससी। आप ही के शब्दों को दूसरी तरीके से बोलूं अब चाहे आरपीएससी हो चाहे सिलेक्शन बोर्ड हो, मैं तो दोनों की एक बात कर रहा हूँ। हाँ, पेपर आउट हुआ तो क्यों हुआ? आरपीएससी के टाइम में भी प्रेस से हुआ, ठीक है, और अब के टाइम भी। अब सवाल इस बात का है कि प्रेस को हैंडल करने वाला होता है सिर्फ चेयरमैन, मेंबर को भी नहीं पता रहता प्रेस का कि कौन से प्रेस से हम पेपर छपवा रहे हैं। ये सीक्रेट मामला है, ठीक है। और ठीक वो है सर, चाहे जिस, हाँ ठीक है सर। अरुण शर्मा जी, हाँ क्या जी, सत्ता में रहकर और अभी 3 साल गुजारने के बाद, लगभग 3 साल पूरे होने ही वाले हैं, ऐसे मोड़ पर आकर क्या कांग्रेस पार्टी इतना दम रखती है कि वो इस बात को स्वीकार करे कि आयोग में जिसको बिठाया जाता है वो दरअसल राजनीतिक नियुक्ति है, और ऐसे में उस पर भरोसा तो हम वैसे भी नहीं कर सकते? देखिए स्वप्निल, जरूर इसमें ये जो नियुक्ति होती है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो राजनीतिक जरूर है, लेकिन उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है। ये शुद्ध राजनीतिक नेता को नहीं दी जाती, उसकी कॉम्पिटेंस और एक्सपर्टाइज या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन में योगदान रहा है, वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और किसी बहुत सक्षम आदमी को ही सामान्यतः ये पद मिलता है। नहीं तो आपका सक्षम आदमी सक्षम नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूं, आप ही की बात नहीं है, इससे पहले बीजेपी के भी इसमें जो सक्षम आदमी जिसे सरकार ने माना होगा वो उतना सक्षम नजर ही नहीं आता। स्वप्निल, आप सही कह रहे हैं, और ये समस्या कोई नई नहीं है, लगातार बनी हुई है। ये मेरा यंग दोस्त चौधरी जी अभी बता रहे थे कि इनने वहाँ 2018 के चुनाव में पीसीसी आकर कांग्रेस को समर्थन का तो गलत क्या कह रहे हैं, वो सच कह वादा किया, आश्वासन दिया। मैं चश्मदीद गवाह हूँ वो पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और उस समय भी हालत इतनी खतरनाक थी, वो वसुंधरा मैडम का शासन था का अंतिम छोर था और बेरोजगारी चरम पे थी। पर मैं स्वप्निल बहुत जल्दी से आपको उसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ये डिबेट राजस्थान स्पेसिफिक है, पर फिर भी एक जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उससे राजस्थान को अलग नहीं किया जा सकता। ये जो बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी शुरुआत करीब 2016 से हो गई थी, जब अचानक प्रधानमंत्री जी ने एक शाम को नोटबंदी का ऐलान करके चौंका दिया था। हालांकि आज की तारीख में उसको कोई बहुत अचीवमेंट नहीं माना जाता। अगर हम तर्क पे ही रहे सर, तो मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी की वजह से छोटे कारोबारी या उस तरह के लोगों को दिक्कतें आई जिससे वो आज तक नहीं उभर पाए। लेकिन बेरोजगार कोई छोटा बेरोजगार बड़ा बेरोजगार नहीं होता, उसको आप नोटबंदी के दायरे में मत लाइए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उसको नौकरी चाहिए। मैं क्या गलत कह रहा हूं? और आप ही ने कहा था ना सर, आप ये बता दीजिए, अशोक चौधरी जो आपके पास बैठे हैं, क्या वो बीजेपी के एजेंट है? जी, वो तो अपना हक मांग रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को मानता नहीं हूं कि बीजेपी के एजेंट हैं या बीजेपी इस आंदोलन को प्रोपोगेट कर रही है, ऐसा मैं तो मानता नहीं हूं। हाँ, ठीक है, विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी इस समय, और ऐसी स्थितियों का फायदा उठाना अपने देश में काफी वाजिब होता है, तो वो सपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं। पर मैं नहीं, लेकिन अरुण शर्मा जी देखिए, आपके तर्क में निर्दोष आंदोलन मानता हूं। के सुझाव में जो एक बेसिक कमी है ना, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिक कमी ये है कि आप कल्प्रिट को खुद कह रहे हो कि तुम सुधर जाओ। आप कल्प्रिट को खुद कह रहे हो कि तुम सुधर जाओ। अरे भाई, वो कैसे सुधरे? क्या रास्ता है जिस पर उसको चलना चाहिए? क्या क्या चेंजेस सरकार के तौर पर आप देखते हैं? ये जिम्मेदारी उठाइए ना कि ये चेंजेस हम लागू करवाएंगे। अशोक जी, गलत कह रहा हूं मैं? अशोक चौधरी, गलत कह रहा हूं मैं? सर सही बात है आपकी। आज सरकार हमने बनाई है, हमसे मिल क्यों नहीं रही? आज सरकार को मिलने में कहां दिक्कत है? स्टेट का सीएम हमने बनाया सर, मंत्री को हमने बनाया है। आज आप बेरोजगार मिल नहीं सकता एक मंत्री से, एक सीएम से मिल नहीं सकता। आज प्रियंका जी हैं, बेरोजगार यूपी में बैठे हैं, रात को वहां पे उनके धक्का मुक्की हो रही है, वहां उनके साथ बदतमीजी हो रही है। प्रियंका जी कहां घूम रही है आज? हाँ, ये दूसरा इंस्टेंस है। अरुण शर्मा जी देखिए, मैं पूछना चाह रहा था मैं आपसे ये बात। उनका निजी जीवन है सर, दो सेकंड अशोक, लेकिन बेरोजगार से मिले तो श्री कम से कम 2 सेकंड अशोक जी, 2 सेकंड नहीं कर सकते। आप जानते हैं अरुण शर्मा जी, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के कंप्यूटर विभाग से जुड़े जो इच्छुक लोग थे, वो दिल्ली में जाके बैठे
क्योंकि उनको यह महसूस हुआ कि प्रदेश में हमें सुना नहीं गया। अब बेरोजगार यूपी में जाकर बैठ रहे हैं क्योंकि उनको यह महसूस हुआ कि बेरोजगारों को सुना नहीं गया। सुनने में कहां दिक्कत है? देखिए, मेरी जानकारी के हिसाब से हम लगातार इनसे वार्ताएं करते रहे हैं और इनका दर्द समझते हैं, इसमें कोई शंका है नहीं मुझे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर भी कल दोबारा से चेतावनियां भी दी हैं और सिस्टम में सुधार के संकेत दिए हैं। नहीं, पर किस पे जो छोड़ा भी है? कमियां हैं, देखिए किस पे हमारी छोड़ा? रेस टेक्नोलॉजी से भी है, आपने देखा होगा अभी ये जो, लेकिन किस पर छोड़ा? सुधार करने का जिम्मा किसको दिया? उसी बॉडी को दे दिया ना जिसको हम कल्प्रिट के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, नहीं, इसमें सुधार तो कई बार तथाकथित कल्प्रिट भी अगर उसको समझ में आ जाए कि ये स्कोप है और अब वो नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं समझ में आ रहा। सीएम साहब ने सर मुझे नहीं लगता कि उसको समझ में आ रहा है। मैं इसी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए विनोद जी आपके पास एक बार फिर आ रहा हूं। विनोद जी, देखिए विनोद जी, मैं 2-3 बातें बेहद स्पष्ट तौर पे यहां पर करना चाहता हूं। एक तो ये कि जैसे हमारी फील्ड में है ना सर, हमारी फील्ड में अगर हम में से किसी से एक गलती हो जाए तो हमें दूसरा मौका नहीं मिलता। अगर स्क्रीन पर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेरे करियर हमेशा के लिए बर्बाद है। लेकिन आरपीएससी की परीक्षाओं में बार बार कमियां निकलने के बाद भी ऐसे किसी जिम्मेदार पर इस तरह की कार्रवाई होती नहीं। तो एक रिलैक्स माहौल तो वैसे भी उनके लिए रहता है, भाई उनको तो तनख्वाह मिल रही है, घर परिवार चल रहा है ना। जब तक एक एक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही तय न करें तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई चीजें सुधरेंगी? हमने आरपीएससी को ही बोल दिया तुम सुधर जाओ। इसमें क्या है स्वपन जी, मैं आपको बताऊं कि जैसे पेपर आउट होता है, अब आप इसको रोकोगे कैसे? हिंदुस्तान में 15 से 25 कंपनियां हैं जो चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरपीएससी हो, चाहे दूसरे स्टेट का कमीशन के काम करती हो, चाहे तीसरे स्टेट का बोर्ड का काम करती हो, पेपर छपाई का 20-25 कंपनियां हैं। उन कंपनियों पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, क्योंकि जब तक चोरी तब तक नहीं होती जब तक कंपनी मिली हुई रहती है। अब कंपनी का काम कौन देता है? चेयरमैन देता है। अच्छा, चोर पकड़ा गया, मान लो मैं आपको बताऊं, झुंझुनू में एक पकड़ा गया था कोचिंग वाले के साथ, वो पीटीआई के मामले में। अब उसमें पुलिस पकड़ भी लाई थी थाने में 60 आदमियों को, चेक भी खाली बरामद कर लेते, लेकिन मेन मुलजिम को भगा दिया पुलिस ने, आगे जांच हुई नहीं। तो सवाल इस बात का कि जो पेपर आउट हुए, एसओजी क्या कर रही है उसमें? एसओजी ने मुलजिम को क्यों नहीं पकड़ा? और जो भी संबंधित कंपनी हो जिसने ऐसा कुकृत्य किया है बेरोजगारों के साथ, उसको सदा के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। उसको दोबारा कभी अपॉर्चुनिटी मिलनी नहीं चाहिए। विनोद जी, देखिए आरपीएससी में चेहरे वही हैं, ऊपर आकर कोई भी बैठ जाए लेकिन चेहरे वही हैं। अगर एक बार उनसे कमियां छूटी, 2 बार उनसे कमियां छूटी, 3 बार उनसे कमियां छूटी, तो उनको दूसरे विभागों में भेजकर आरपीएससी में दोबारा भर्तियां हो। आरपीएससी को आप इनको रीडिजाइन करें। आप उनको सुनो सर, आप इनको पूछो, आप इन कंपनियों को, ऐसी कंपनी को क्यों देते हो ऑर्डर जो आपको बदनाम करे? ऐसा सोना किस काम का जो खुद का कान काटे, खुद मरे? क्या मतलब है उससे? एक बात बताओ, अच्छी बहुत सारी कंपनियां हैं, उसको बाकायदा आप पैसे ज्यादा दो, यदि मान लो कोई पैसे की कोई कमी है, बहुत सारा पैसा आता है, 100-100, 200 करोड़ रुपए ये आरपीएससी हो चाहे आपका सिलेक्शन बोर्ड हो, सरकार को जमा कराते हैं, इतना फीस आ जाती है हमारे। अरुण शर्मा जी, तो ये क्या सरकार इस ओर सोच रही है? तो देखिए, बहुत सीधे शब्दों में विनोद यादव जी ने बताया, हमने फीस कब, मैं आपको बताऊं साहब, मैं जब मेंबर था तब 650 रुपए लेते थे जनरल वाले से, और 450 ओबीसी वाले से 350 लेते थे। और सुनो, फिर हमने जब देखा साल का 100 करोड़ रुपए बच गया, तो हमने फीस, बच्चों की, बेरोजगारों की फीस कम करी और 650 की जगह किया 400 या 450। और फिर ठीक है, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अरुण शर्मा जी, क्या ये सब सोचा है? नहीं, ये सिस्टम को नए सिरे से ओवरऑल करने की जरूरत है, जो पहल शुरू हो गई है, और हम बहुत लाइटनिंग स्पीड से इसको आगे ले जाने वाले हैं। वैसे भी नहीं, हम करीब 97,000 नौकरियां अब तक दे चुके हैं, 75,000 बिल्कुल इमीडिएटली पाइपलाइन में है, 10 तक दे रही है, और काफी बड़े बड़े एग्जाम्स हमने कराए। इन आंकड़ों से इसलिए फिलहाल कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी आंकड़ों में ये कहीं नहीं है कि 97,000 परिवारों के घर में अब चूल्हा जलने लगा होगा, उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी का पूरी तरह इंतजाम हो चुका है। अगर उसके सपने अपने रोटी में घी लगाने के हैं तो वो घी लगा पा रहा है या नहीं, ये आपको नहीं पता। तो हम 97,000 पे इतराए नहीं, इठलाए नहीं,
तो बेहतर रहेगा। लेकिन ठीक है, नहीं, मैं नहीं, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। नहीं रहे स्वप्निल, देखिए हाँ। — 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.